आइए, करंट जीके में आज अपने स्वास्थ्य बीमा पर बात करेंगे। जो स्वास्थ्य से संबंधित जो बीमा होता है उसका दायरा बढ़ाया गया है। आपने कई नाम पढ़े होंगे, जैसे बोलने को तो उसको इरडा बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन लिखने में ये ऐसे आता है, इरडाई। बोलने को इरडा बोलते हैं। ये क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी रखनी है, और क्या क्या क्राइटेरिया रखे गए हैं स्वास्थ्य बीमा में, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखना। चलिए, अब इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा FSDC के बारे में। FSDC साथ साथ लिखते जाना। FSDC FSDC क्या होता है? फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये है वित्तीय स्थायित्व व विकास परिषद बोलते हैं इसको। हिंदी में लिखना चाहे तो वित्तीय स्थायित्व व विकास परिषद। वित्तीय स्थायित्व व विकास परिषद बोलते हैं इसको। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 2010 में, और ये स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। वैसे तो देखिए, नाम से ही पता लग रहा है वित्तीय स्थायित्व, तो वित्तीय संस्थाओं के समन्वय को बढ़ा देना। वित्तीय जो संस्थाएं होती है उसमें समन्वय को बढ़ावा देना। पहला लिख दीजिए, वित्तीय संस्थाओं में समन्वय को बढ़ावा देना। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। जो भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या है, आपस में कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य वे मिलकर काम करें। और दूसरा इसका काम होता है संबंधित विवादों का निपटारा करना। संबंधित विवादों का निपटारा करना, ये इसका काम होता है। अब आपको इन बातों की तरफ ध्यान देना है। देखिए, इसका जो अध्यक्ष होता है सॉरी, केंद्रीय वित्त मंत्री, मतलब जो भारत का वित्त मंत्री होगा, फिनेंस मिनिस्टर होगा, वो इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। और इसके जो उपाध्यक्ष है ये होते हैं RBI का गवर्नर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि FSDC का अध्यक्ष कौन होता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है वित्तीय स्थायित्व व विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो दे देगा वित्त मंत्री, RBI का गवर्नर, वित्त सचिव, ऐसे ऑप्शन बना के दे देगा। तो वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। अब इसमें सहयोगी कौन कौन होते हैं, कौन कौन से इसके अंदर सहयोग करते हैं, या कौन कौन से इसके अंदर आते हैं। एक तो देखिए, इसके अंदर आता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसके अंदर आता है, ठीक है। दूसरा आता है PFRDA, प्रोविजनल फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट, प्रोविजनल फंड नहीं है, सॉरी माफी चाहूंगा, पेंशन फंड से संबंधित है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, लिख दो चाहिए इसको। पेंशन फंड रेगुलेटरी
डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये पेंशन के संबंध में काम करती है। पेंशन आप समझते ही हो, रिटायरमेंट पर मिलती है, उसके संबंध में ये काम करती है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड ऑफिस मुंबई है। अब देखो, आरबीआई तो बहुत बड़ी बॉडी होती है। शशिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है ना, वो तो बहुत बड़ी बॉडी होती है, वहाँ इसको हम नहीं ले सकते। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो मैं बता देता हूँ। तीसरा है सेबी। अब सेबी के बारे में भी आप जानते हो, शेयर मार्केट से संबंधित होती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड इसको बोलते हैं। माधवी बुचपुरी इसकी पहली महिला अध्यक्ष है। मुंबई इसका हेड ऑफिस है सेबी का। 88 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1992 में इसे लीगल स्टेटस दिया गया था। शेयर मार्केट को नियंत्रण करने का काम करता है। अब ये कमोडिटी एक्सचेंज का भी काम करने लग गया। तो ये 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर, उस पर हम नहीं जा रहे। चौथा लिखिए एफएमसी। एफएमसी, एफएमसी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। थोड़ा सा इसको बारे में देख लो, हो सकता है आपने कभी ना पढ़ा हो। मैं यहाँ मुझे पेज बदलना पड़ेगा। एफएमसी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, इसमें लिखो इसका संबंध जिंस बाजार से होता है। इनका संबंध, इसका संबंध जिंस बाजार से होता है। ठीक है, देखिए जिंस बाजार वो नहीं है जो सोच रहे हो, आपके दिमाग में आ रही होगी कि यहाँ जिंस मिलती होगी। इसमें ये वो वस्तुएं आती है जिनका रेट बदलता रहता है, मूल्य जिसका बदलता रहता है। और ऐसे तो हर किसी वस्तु का मूल्य बदलता है, लेकिन इसका मूल्य एक एक घंटे में बदल जाता है, आधे आधे मिनट में बदल जाता है। ठीक है ना, जैसे गोल्ड, ठीक है ना, गोल्ड हो गया, पेट्रोल हो गया, इसका मूल्य बदलता रहेगा। गोल्ड का हो गया, पेट्रोल का मतलब पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह जो हो गए, ये सारे इनका क्या है, बदलता रहता है सारा। ठीक है ना, आप देख जाओगे ना, गोल्ड आज जाओगे तो अलग रेट है, कल जाओगे अलग रेट मिलेगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये तो यहाँ हम इसकी बात नहीं करने जा रहे हैं कि जिंस बाजार क्या है, भटक जाएंगे नहीं तो, बस थोड़ा सा आपको बता दिया। इसमें लिख दो, इसका 2015 में सेबी में विलय कर दिया गया। मतलब अब सेबी जिंस बाजार से संबंधित भी काम करता है। जिंस बाजार से संबंधित भी काम करता है। चलें, आइए पांचवा लिखिए इरडा। देखो बोलने को इरडा बोलते हैं, लेकिन ये वैसे आई आगे होता है इसके। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको ऐसे करो, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी है, पूरा नाम इसका यही होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, बीमा का रेगुलेटर है ये।
रूल और रेगुलेशन बनाता है। तो इसमें लिख दीजिए, पहला लिखिए, बीमा पॉलिसी धारकों, मतलब जिन्होंने बीमा ले रखा है, ठीक है ना, जिन्होंने बीमा ले रखा है उनकी बात कर रहे हैं, के हितों की रक्षा करना, के हितों की रक्षा करना। बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, मतलब रेगुलेशन करता है ये बीमा उद्योग, एक तरीके से इंडस्ट्री है ये बीमा। आप जानते हो आजकल हर वस्तु का बीमा होता है, हर वस्तु का बीमा होता है। मैं पढ़ रहा था, प्रियंका चोपड़ा ने अपनी स्माइल का बीमा करा रखा है। और है भी, कल को स्माइल खराब होगी वो तो ले लेगी पैसे, है ये हकीकत है ये। आप कोई भी मोबाइल लेने जाते हो, वो बीमा वाले पहले तैयार बैठे रहते हैं कि एक बार आप इनसे बात कर लीजिए। वो आपको वो चीज़ें गिनाते हैं कि फूट गया तो फिर ये वापस नहीं होगा, इसका इतना का लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कर करा के आपको इतना डरा देते हैं। जो डर गया वो ले लेगा, और जो नहीं डरा वो क्या कोई बात नहीं जी, गिरना होगा तो क्या पता मैं ही गिर जाऊँ, भरोसा थोड़ी है, वो एक अलग बात हो जाती है जी। तो बीमा ये पूरा बिजनेस है ये। अब इसका अपना काम है जी, तो लिख दीजिए, इसकी स्थापना जो हुई थी 1999 में, स्थापना जो हुई 1999 में। हेड ऑफिस लिख दीजिए हैदराबाद, हैदराबाद, ये थोड़ा ध्यान रखना, हैदराबाद, ठीक है ना। अभी बात चल रही है, इसका आंसर इंपॉर्टेंट है ये। किस मिनिस्ट्री में आता है? वित्त मंत्रालय। वैसे ये तो जग जाहिर है कि वित्त मंत्रालय में आएगा। चलें, आइए, एडा के नीचे लिखो अप्रैल 2024 में, अप्रैल 2024 में इसके द्वारा मतलब इरडा के द्वारा, इसके द्वारा स्वास्थ्य बीमा के दायरे को बढ़ाया गया है, स्वास्थ्य बीमा के दायरे को बढ़ाया गया है, ठीक है। तो लिख दीजिए लागू। लागू कब से हुआ है ये सारा सिस्टम? ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2024 से, मतलब 1 अप्रैल 2024 से ये लागू हो गया है। 1 अप्रैल 2024 के बाद में यदि आपने बीमा करवाया है तो आप पर वही ये नियम लागू होंगे अब, ठीक है। क्या है? पहला लिखिए, और इसकी जो मूल बात है ये सबसे महत्वपूर्ण है, स्पेशली इसको लगा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसमें ऐसे कोताही मत बरतना कि पता नहीं कैसे बनेगा, अभी देखना ऐसे बनेगा। लिख दीजिए 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, अधिक उम्र के व्यक्ति अपना बीमा करा सकते हैं, अपना बीमा करा सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले क्या था? बताइए, इससे पहले क्या था? क्या 65 साल के व्यक्ति का बीमा होता था? बताइए। देखिए, इससे पहले ये होता था, कंपनी चाहती तो करती, ना चाहती तो नहीं करती। वैसे सामान्यतः होता ही नहीं था, क्योंकि 65 साल के बाद में तो बीमारियां चालू होती है। बीमा करके पता है ये कहीं ना कहीं करेगा कुछ ना कुछ,
तो वो बीमा करते ही नहीं थे, या करते थे तो बहुत रेट पे, मतलब पहली बात तो करते ही नहीं थे। ठीक है, अब क्या किया गया है, बीमा कंपनियों को उसका बीमा करना ही पड़ेगा, आप उसको मना नहीं कर सकते। पहले क्या मना कर देते थे, नहीं करेंगे हम, क्योंकि कंपनी अपना खुद का सोचती है, भाई भाई इसका बीमा कर देंगे, ये तो 302 है, इसका क्या भरोसा, ये तो आते चलती फिरती लालटेन है, ये भरोसा थोड़ी है इसका, सिंपल सी बात है ये। तो ये बिगाड़ दे मामला सारा। तो इसमें एक लिख दीजिए, 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति अपना बीमा करा सकते हैं, और कोई भी बीमा कंपनी इससे इनकार नहीं कर सकती। चले दूसरा लिखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है दूसरा भी। अब देखिए, तो यदि अब आपके यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत या ईडा के अनुसार इसकी जो न्यूनतम आयु कितनी है बीमा के करवाने की, बताइए। अधिकतम आयु कितनी है, न्यूनतम तो चलो कितनी भी हो सकती है, अधिकतम आयु कितनी है? क्या? हाँ, तो कितनी हो गई? अनिश्चित है। 100 साल का व्यक्ति भी बीमा करवा सकता है, ध्यान रखना। 100 साल का व्यक्ति भी, बाई चांस कुछ भी हो, दांत नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके, वो कहेगा मेरे कर बीमा कर, मेरी मूंछों का बीमा कर, कुछ भी कह सकता है वो, ये है। लेकिन चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने, ये तो एक मजाक की बात है। खैर, दूसरा लिखिए, 5 वर्ष तक लगातार 5 वर्ष तक लगातार प्रीमियम राशि 5 वर्ष तक लगातार प्रीमियम राशि भरने के बाद आगे भी क्लेम मिलता रहेगा, आगे भी क्लेम मिलता रहेगा, आगे भी क्लेम मिलता रहेगा। 5 वर्ष तक लगातार प्रीमियम राशि भरने के बाद आगे भी क्लेम मिलता रहेगा। ठीक है ना? कहने का अर्थ यह है कि यदि 5 साल तक आपने लगातार प्रीमियम भर दिया तो आगे आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। इसके कहने का अर्थ ये है, मना नहीं कर सकते आप। 5 साल भरा है उसने, लगातार भरा है, ठीक है। और इसमें ये 5 साल का है ना, ब्रैकेट में लिख दो, इससे पहले यह सीमा 8 वर्ष थी, इससे पहले यह सीमा 8 वर्ष थी। तीसरा लिखिए, स्वास्थ्य बीमा करवाने के 3 वर्ष बाद क्लेम कर सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा करवाने के 3 वर्ष बाद क्लेम कर सकते हैं। 3 वर्ष बाद क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। 3 वर्ष बाद क्लेम कर सकते हैं। देखो, इसमें कई चीजें ऐसी होती है जिसमें आपको क्या उसका क्लेम मिलता नहीं है, ठीक है ना। क्लेम वो बाद में मिलता है, ठीक है ना। कई बीमारियां ऐसी होती है, अब उन बीमारियों पे जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी बीमारियां होती है जो, देखो, जैसे मान लीजिए दुर्घटना हो गई, जो अचानक हो गई ना, उस पे तो मिल जाएगा आपको। जैसे आज बीमा कराया और भगवान ना करे कल कोई दुर्घटना हो गई तो आपको क्लेम मिल जाएगा। लेकिन आप कह दो कि मेरे कोई, जैसे पुरानी बीमारी है, कोई पुरानी बीमारियां कौन सी आप कह सकते हो,
जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आई से संबंध, आंख से संबंधित आ गई, तो वो अचानक तो हुई नहीं है, उसका पीछे से कोई मामला है, काफी टाइम से चल रहा है, ठीक है ना, तो उसका नहीं होगा। जैसे होता है ना भाई, ऑपरेशन कराना तो बीमा करवा लिया, चल भाई, और जाके चले गए जी इसकी जी आंख खराब जी, नहीं मिलता क्या? नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, बीमा नहीं मिलेगा आपको, है वो अभी बात करेंगे। वो पहले तो हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, ये तो इसके अंदर शामिल ही नहीं करते थे, और हार्ट अटैक आ गया तो अब तीन, वो ये बीमारियां ऐसी है जो पहले से चल रही है आपके। जैसे मैंने कहा दुर्घटना हो गई, ये तो ताज़ा ताज़ा आपको पता नहीं था, समझे ना बात को। लेकिन यदि आप कह दो भी, जैसे हार्ट अटैक भी मान लो, ठीक है ना, हार्ट अटैक मान लो, तो हार्ट अटैक मान लो, तो हार्ट अटैक आज थोड़ी आया है, उसके पहले से प्रक्रिया चल रही थी वो, समझे ना मेरी बात को, समझ रहे हो ना, एक्सीडेंट की प्रक्रिया थोड़ी चल रही थी, भाई यहां से गुजरेगा तो मारूंगा इसके मैं समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये होता है इसके अंदर। तो 3 वर्ष बाद क्लेम पूरा मिलेगा आपको, ठीक है ना, 2 वर्ष में भी मिलेगा, कराते भी मिलेगा, लेकिन लिमिटेशंस के साथ में, समझे ना। तो इसमें लिख दीजिए, पहले यह 4 वर्ष होता था, पहले यह 4 वर्ष होता था, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि हेल्थ इंश्योरेंस वेटिंग पीरियड को 4 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया गया है, ठीक है ना। यदि समझने के लिए करना चाहो तो लिख सकते हो, लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दो, हेल्थ इंश्योरेंस वेटिंग पीरियड को 4 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया गया, ये भी आप कह सकते हो। लिखिए, चौथा लिखिए, गंभीर बीमारियों को भी बीमा में शामिल किया गया है। गंभीर बीमारियों को भी बीमा में शामिल किया गया, जैसे एड्स, कैंसर, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज, हृदय से संबंधित बीमारियां, ठीक है ना, पहले इसको शामिल ही नहीं करते थे, ठीक है ना। हार्ट डिजीज ये आते नहीं, कहते नहीं इसका नहीं होगा, भी उसका तुम देखो तुम्हारा काम जाने, ये अब मना नहीं कर सकते, ये मतलब इसका दायरा बढ़ा दिया, और बढ़ाना ही पड़ेगा। जो हार्ट अटैक है इसके मामले बढ़ने लग गए, ठीक है, एड्स तो फिर भी नहीं है, लेकिन कैंसर के मामले बहुत बढ़ने लग गए। कैंसर और एड्स ये पूरे वर्ल्ड की समस्या बनती जा रही है, भारत में आपको बहुत मिलेंगे ये, आजकल तो बहुत ज़्यादा होने लग गए, हार्ट अटैक आप जानते ही हो, इसी कारण से ये दायरा बढ़ाया गया है। 5वां लिख दीजिए, आयुष इलाज में, आयुष इलाज में बिना किसी सीमा के, बिना किसी सीमा के कवरेज मिलेगा, बिना किसी सीमा के कवरेज, लिख दोगे, COVERAG, कवरेज मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप अपना कोई इलाज आयुर्वेद से करा रहे हो, योगा से करा रहे हो, उसमें भी ये बीमा आएगा, ठीक है। पहले लिमिटेशंस होती थी, ये कराओगे तो इसमें ये नहीं मिलेगा, अब कुछ नहीं है, आप इलाज की किसी भी पद्धति से करा रहे हो, हेल्थ है आपकी, आपने कहा भी मेरे हार्ट से संबंधित बीमारी है, मैं योगा से इसका इलाज करा रहा हूं, तो योगा का जितना आपका पैसा बन रहा है वो बीमा कंपनी देगी, ठीक है। पहले कुछ लिमिटेशंस हुआ, होता तो था पहले, लेकिन लिमिटेशंस हुआ करती थी इसके अंदर, क्योंकि देखो इलाज की पद्धतियां यही तो है हमारे, ये वर्तमान में चल रही है, कल को फिर हम यदि हम या इससे करवाना चाहें, और बीमा अकेले एलोपैथी का थोड़ी होगा, चले, ये है। तो इसमें एक तो 65 वर्ष से अधिक, पहले 65 वर्ष होता था, एक लिमिटेशंस होती थी,
अब उस लिमिटेशन को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, पहले प्रीमियम राशि पर क्लेम मिलता था, ठीक है, मतलब 5 वर्ष का दायरा है ये, और 3 वर्ष बाद क्लेम मिलेगा। अब पहले 4 वर्ष होता था, और गंभीर बीमारियों को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। आयुष से इलाज कराते हो तो भी बिना किसी सीमा के कवरेज मिलेगा इसके अंदर। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला, सबसे ज्यादा, क्योंकि इससे कई चीजें क्लियर होती है। इसमें क्लियर होती है सामाजिक सुरक्षा, ठीक है ना। विशेष रूप से जो वृद्ध लोग होते हैं, भारत में वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, तो उनकी सेफ्टी के लिए है। वर्तमान में जो आंकलन है, हम चाहे कितने ही राम को मान ले, श्याम को मान ले, किसी को भी मान ले, लेकिन हमारे जो माता पिता है ना, उनको मानने से हम इनकार करते हैं, ठीक है ना। मंदिर जाने वालों की संख्या ज्यादा मिलेगी आपको, मस्जिद जाने वालों की, गिरजाघर जाने वालों संख्या ज्यादा मिलेगी, लेकिन जब उनकी पर्सनल लाइफ देखोगे, घर पे जाते ही लड़ाई झगड़े, माता पिता को साइड में बिठा रखा है, ये मिल जाएंगे आपको। और वैसे मतलब प्याऊ पर पानी भी पिलाते हैं, घर पे बाप पानी मांगता रहता है, कहते एक गिलास देता कि ये मानता नहीं क्या, इसको दो रे कोई पानी, कहाँ जा रहा है, क्या प्याऊ पे दान करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा इधर ही कर दे। तो ये है, ये सामाजिक स्थिति है, इसको, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, ध्यान रखना, इससे इनकार नहीं कर सकते आप, कभी भी नहीं कर सकते, है ये हकीकत है ये। तो इस कारण से उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, बीमार हो जाए कौन करे, कहाँ से पैसा आए, ये चीजें हैं। तो 65 वर्ष से अधिक आयु का मतलब कर सकते हैं, 100 साल का भी हो सकता है, वृद्धों का किया जा सकता है। चलिए जी, इतनी बात है।